Students, anything you need to ask regarding to the previous session? Last lecture में हम लोग ने किया उसके related कुछ पूछना है तुम लोगों को? और shall we move ahead आगे बढ़े? सर ये लोगैरिथम एक बार ब्रश अप कर दो। लोगैरिथम का स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखना, अगर सपोज तुम्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है, ओके, फॉर एग्जांपल मैंने जो एग्जांपल दिया था 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, उसको अगर मुझे लोगैरिथमिक फॉर्म में लिखना है, आई गेटिंग इट, तो वो जो फॉर्म होगा वो कैसे होगा तुम्हारा, log ऑफ 8 टू द बेस ऑफ 2, यानी log ऑफ 8 लिखते हैं, बेस में 2 लिखते हैं, तो आंसर मुझे 3 मिलेगा। तो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट एक्सपोनेंशियल टू लोगैरिथम, लोगैरिथम टू एक्सपोनेंशियल हम कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी log की वैल्यू मुझे टू द बेस ऑफ 10 चाहिए, तो वो हो जाता है नेचुरल लोगैरिथम। एक सेकेंड, स्टूडेंट्स ये है लॉग बुक, इसको हम बोलते हैं लॉग बुक स्टूडेंट्स। इसके रिलेटेड तुम्हारे क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट्स। ये तुम बुक जो है उसमें तुम देख के तुम उसकी लोगैरिथम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। याद रखने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, ये बोर्ड एग्जाम्स में सबको दी जाती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4 पेजेस दिए जाते हैं। लॉग्स, एंटी-लॉग्स वी कंसिडर, नॉट 4, लॉग्स, एंटी-लॉग्स, नेचुरल साइंस, नेचुरल कोसाइंस, नेचुरल टैंजेंट्स। तो ऐसी ही बुक तुम्हें मार्केट में मिलती है नवनीत की, तो वहां से हम लॉग की वैल्यूज देखते हैं। और ये लोगैरिथम्स क्यों पढ़ना पड़ता है स्टूडेंट्स, लॉग क्यों पढ़ना पड़ता है, रीजन क्या है? इट्स एक्चुअली व्हेन यू लुक इनटू इट, जब भी तुम्हारे कैलकुलेशन टफर हो जाते हैं स्टूडेंट्स, व्हेन यू हैव ट्रिकी कैलकुलेशंस दैट केस, तो वहां पे हम लोगैरिथम यूज करते हैं। सिर्फ एक चीज मैंने बताई थी, अगर सपोज तुम्हें ln2 दिया है, आई गेटिंग इट, सपोज अगर तुम्हें ln2 दिया है, आई गेटिंग इट, तो इसको हम लोगैरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं? तो वी कैन राइट ऑन log ऑफ 2 टू द बेस ऑफ e, यानी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है, e जो कांस्टेंट है, यूलर्स कांस्टेंट भी कंसीडर, उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.71 के हिसाब से मैंने दी थी, तो इसको तुम log में लिख सकते हो। लेकिन ये बेस e है स्टूडेंट्स, इसको अगर मुझे 10 में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, आई राइट ऑन 2.303 log ऑफ 2 टू द बेस ऑफ 10। और फिर जब भी मैं इस बुक में log ऑफ 2 की वैल्यू निकालूंगा ना स्टूडेंट्स, तो मुझे इसका आंसर मिलेगा 2.303 0.3010, और फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.69, तभी जाके मैंने 0.69 दिया है। यानी ln 2 या ln2, हम ln2 या ln2 लिखते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं log ऑफ 2 टू द बेस ऑफ e, लेकिन इसको हम नेचुरल लोगैरिथम स्टूडेंट्स आर ऑलवेज टू द बेस ऑफ 10, ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स। तो सिर्फ इसके लिए ये तुम्हें कंसेप्ट ध्यान में रखना है लोगैरिथम्स के लिए। सर हाँ बोलिए। ये 2.303 कैसे आया? ये जो तुम्हारा log ऑफ टू द बेस ऑफ e है, ये एक्सपोनेंशियल है, उसको लोगैरिथम में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हारा फैक्टर 2.303 आया। जैसे किसी चीज को तुम फॉर्मेट चेंज करते हो एक्सपोनेंशियल टू लोगैरिथम में, नेचुरल लोगैरिथम में, देन यू नीड अ सर्टेन कांस्टेंट टर्म। तो ये तुम्हारा 2.303 एक कांस्टेंट टर्म हुआ। सपोज अगर मैं यहाँ पे अगर सपोज इफ आई हैपन टू राइट ऑन log ऑफ 5, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ln5 में लिखूं तो log ऑफ 5 टू द बेस ऑफ e, तो भी मेरे आगे क्या होगा, 2.303 आएगा। ये कांस्टेंट टर्म है जो तुम e को 10 में कन्वर्ट कर रहे हो। बेस यहाँ पे e है, उसको बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए ये कांस्टेंट टर्म तुम्हें हमेशा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एग्री स्टूडेंट्स? यस सर।
इसमें ज्यादा डोंट टेक मच टेंशन इनटू दिस। ये तुम्हारा और क्लियर होगा जब भी तुम एक्चुअल गैप तुम सॉल्व करोगे मैथ्स के अंदर। स्टूडेंट्स यू डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, एनीथिंग एल्स? और कुछ पूछना है स्टूडेंट्स? आगे बढ़े स्टूडेंट्स हम। Yes, sir. ओके, नाउ लास्ट लेक्चर में आई टोल्ड यू अबाउट ट्रिगो का भी कंसेप्ट मैंने दिया था स्टूडेंट्स। बहुत ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ओके, और अगर टाइम मिले स्टूडेंट्स, क्या मैंने बताया था तुम लोगों को कि अगर टाइम मिले तो प्लीज, तुमने अभी जस्ट शुरुआत की है स्टूडेंट्स, हार्डली फ्यू लेक्चर्स हैव स्टार्टेड, और ये एक राइट टाइम है स्टूडेंट्स, दिस इज अ राइट टाइम फॉर यू ऑल। क्योंकि अभी इतना सिलेबस ज्यादा फास्ट भागेगा नहीं, थोड़ा सा तुम्हें स्पेस दिया जाएगा समझने के लिए सारी चीजों को, सिस्टम को वर्किंग के लिए, पैटर्न क्या है स्टडीज की, फ्लो कैसा होता है, शेड्यूल्स कैसे आते हैं लेक्चर्स के, फिर कैसे कौन कैसे क्या पढ़ा रहा है, ये सबको फॉर्मेट लाने की। क्योंकि इनिशियली वो इन स्कूल स्टूडेंट्स, ना तुम्हारा लेवल थोड़ा सा हाई हो गया है पढ़ने के लिए हिसाब से, तो स्टूडेंट्स अभी शायद तुम्हें टाइम ज्यादा मिलेगा स्टूडेंट्स। एडवाइस ये है स्टूडेंट्स, अगर हो सके और टाइम मिले स्टूडेंट्स, एंड यू शुड गेट आउट टाइम फॉर दैट, प्लीज ट्राई टू गो थ्रू योर 10th standard and if possible also 9th, complete physics and complete maths. केमिस्ट्री चाहो तो वो भी करो, इट्स रियली गुड। अगर टाइम मिले तो तुम्हें ये करना जरूरी है। सी वन थिंग स्टूडेंट्स, 10th में डिड यू हैड एंटायर सिलेबस? नहीं, कुछ सिलेबस ओमिट था, है ना, 10th स्टैंडर्ड में सिलेबस ओमिट था, तो उस ओमिट को भी तुम देखो स्टूडेंट्स। ये ध्यान में रखना, अगर तुम्हारा 11th और 12th सही जाना है तो पूरा तुम्हें वो वॉल्यूम आना जरूरी है, भूलना नहीं चाहिए। तुमने 10th को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से थिंग्स वेंट हेवाइल। जैसे डिक्लेयर हुआ कि एग्जाम्स नहीं होगी बेस्ड ऑन टू सो एंड सो एंड सो एंड सो, तो बहुत जन ने बहुत रिलैक्स ले लिया, रिलैक्सेशन बहुत आ गया है, और वो रिलैक्सेशन का टाइम 2 महीना 3 महीना 4 महीना तक चले गए। तो उस टाइम के अंदर स्टूडेंट्स नॉर्मली फॉरगेट द बेसिक्स। स्टूडेंट्स ये एक आइडियल टाइम है, प्लीज ये टाइम में तुम्हारी 10th यू ट्राई टू वर्क इट आउट प्रॉपर्ली, फिजिक्स मैथ्स एंड केमिस्ट्री thoroughly। चाहो तो फिजिक्स के सारे चैप्टर्स को वापस लाओ, भले तुम आईसीएसई के स्टूडेंट्स, इफ यू आर फ्रॉम आईसीएसई डजंट मैटर, if you are from CBSE doesn't matter, if you are from IGCSE doesn't matter, or you are from SSC doesn't matter, go through your previous chapter students and पूरा physics का syllabus को वापस repeat करो, take out time and sit with it, try to complete the unsolved problems and solve problems and go through it, whether it's for maths, whether it's for physics, chemistry, all go through the valencies को एकदम thoroughly करो, balancing equations को thoroughly करो। ये तुम्हारे लिए बहुत 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 हेल्प होगी। सी, फिर उसके बाद में जैसे टीचर्स कुछ बोलेंगे तुम्हें तुरंत ग्रास्प आएगा, कुछ एक्स्ट्रा होगी तो तुम आगे जाके पढ़ोगे उसको। जैसे अभी ये कंसेप्ट था वो तुम और आगे तुम्हारा क्लियर होगा। यहाँ पे इसका यूटिलाइजेशन इस चैप्टर में बहुत कम है, और ये जो चैप्टर हमारा है ना स्टूडेंट्स, वो मोर ऑफ फॉर्मूला ओरिएंटेड है। फॉर्मूला, जैसे तुम टेबल्स कैसे लर्न करते हो, इनिशियली जब भी तुमने टेबल्स किया तो तुम्हें मेमोराइज करना पड़ा था, वैसे ही यहाँ पे तुम्हारे फॉर्मूलाज मेमोराइज करने की जरूरत है। जितना तुम स्ट्रांग होंगे मेमोरी में, उतना तुम आंसर दे सकोगे। फिर एक पैटर्न क्रिएट करनी है सॉल्व करने की, बस। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज टेक आउट टाइम फॉर दैट आल्सो। ओके स्टूडेंट्स, हमने लास्ट पार्ट वी डिड विद ट्रिगो पार्ट ऑफ इट। ओके, डू टेक केयर ऑफ दैट। मैंने सारे कॉस की वैल्यू भी दी है, पॉजिटिव वैल्यू आई थी, नेगेटिव वैल्यू आई थी, हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सब कुछ बताया था स्टूडेंट्स। अभी हम थोड़ा सा ग्राफ्स के बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और फिर मैं जाता हूँ डेरिवेटिव्स पे। स्टूडेंट्स मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, अगर तुम्हें ग्राफ प्लॉट करना है, क्योंकि ये भी बेसिक मैथ्स में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, एक सेकेंड। क्या है ये? प्ले विद ग्राफ्स। स्टूडेंट्स ये पूरी ग्राफ्स की जो पीसीएम स्टूडेंट्स है ना, इसको इंजीनियरिंग के हिसाब से ये पूरा ग्राफ्स का है, हर एक ग्राफ के बारे में दिया हुआ है, और हर एक सॉल्व एग्जाम्पल। नीट के स्टूडेंट्स को इतना जरूरत नहीं है करने की,
जो मेडिकल के स्टूडेंट्स है या सीट के स्टूडेंट्स है उनको इतना करने की जरूरत नहीं है। जी के स्टूडेंट्स को भी इसमें से कुछ पार्ट बहुत अच्छी तरह से करने की जरूरत है, लेकिन ये तुम्हें हेल्प करेगा, ये तुम्हें हेल्प करेगा ग्राफ्स को समझने के लिए फिजिक्स में। Are you getting it? So you have such kind of books. Look at the author also. Agreed? So such kind of books will be helpful for you students. तुम वापस रेफर कर सकते हो। अभी हम ग्राफ्स के ऊपर जाते हैं स्टूडेंट्स। शायद तुम लोगों ने ग्राफ्स भी must have learned it in lower standard also students. Graphs, whenever you try to plot it, students, what exactly you try to plot? You try to plot the x-axis and y-axis, students. Okay, this is your x-axis, this is your y-axis, and this is your origin. We consider. Agreed. Students, what is the other name of x-axis? क्या तुम बोल सकते हो? What is the other name of x-axis, students? Students, what is the other name of x-axis? Abscissa. क्या बोलोगे students? Abscissa. A-B-S-S-I-C-A. And what is the other name of y-axis? Ordinate. क्या बोलोगे? Ordinate. O-R-D-I-N-A-T-E. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ये अलग नाम दिए। Students, is the audio video fine with you all? सुनाई दे रहा है स्टूडेंट्स क्लियरली? Yes, sir. ओके, अभी ध्यान से सुनना। अगर सपोज तुम्हें किसी ने somebody tells you to plot graph, तो तुम ग्राफ कहाँ पे प्लॉट करोगे? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हिसाब से लोगे। यानी योर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस शुड बी क्लियरली डिफाइंड। Students, it should be clearly defined. Now tell me one thing students, while plotting the graph for x and y students, मुझे बताओ which physical quantities in physics, हम physics के हिसाब से बात कर रहे हैं students, अभी हम जो बात करेंगे पूरा physics के हिसाब से, but it's related to your maths. Now my question to students, if I tell you to plot a graph in physics, my question to you all is students, which physical quantities you will take it on y-axis and which physical quantity you will be taking on x-axis? Can anybody tell me about that? I repeat, which physical quantities you'll be taking it along y-axis? और कौन सा physical quantities you'll be taking it along x-axis students? क्या कोई मुझे बता सकता है? हाँ students? Physical quantities along y-axis, physical quantities along x-axis. Yes, anybody? There are 23 students. Aryan, Dakshraj, Dhruv, सर ऐसा होता है ना कि कुछ इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज आर टेकन अलोंग एक्स एक्सिस and y-axis. dependent are taken along y axis. Lovely is answering. Lovely, you're from which school? Which school you were from? Yes, suppose with the international school. Yeah, last picture I asked you, oh, you were the one who answered for. That means you are too strong in maths because you have been consistently answering in maths quite well. Lovely, isn't it? Students, she's able to put forward across very clearly, and this is very important for physics students. See what she told very clearly. If in case if I want to speak about on y-axis students, always we go for dependent variable. And on x-axis, I'll go for independent variables. Yani students, y depends on x. Y depends on x. If I write on this manner, so what kind of dependence is this? Sir, this is direct dependence. Lovely. But now suppose if I say y is inversely proportional to x, is this also dependence? Lovely. No. Why not? But this is what? This is what? Inverse dependence. Students, यानी ये एक टाइप का वेरिएशन हुआ, ये हुआ डायरेक्ट वेरिएशन,
ये हुआ डायरेक्ट वेरिएशन स्टूडेंट्स, और ये हुआ इनवर्स वेरिएशन। यानी अगर तुम ग्राफ प्लॉट करो तो तुम्हें दो अलग ग्राफ मिल सकते हैं स्टूडेंट्स, अलग ग्राफ मिल सकते हैं। एक हुआ डायरेक्ट और एक हुआ इनवर्स भी कंसिडर। Is that clear, students? Is that clear, students? Yes, sir. Now suppose if in case if I happen to go for a simple example, that's सुनना डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब क्या है? अगर ये क्वांटिटी बढ़ती है तो ये भी बढ़ेगी, अगर ये घटती है, if this decreases even this also will decrease। लेकिन यहाँ पे उल्टा होगा, अगर ये क्वांटिटी बढ़ती है तो ये डिक्रीज होगी, और अगर ये डिक्रीज होगी तो ये बढ़ेगी। अभी लेट अस टेक एन एग्जांपल, हम एग्जांपल से बात करते हैं स्टूडेंट्स, हम इसी को फिजिक्स के एग्जांपल्स में लेंगे। ये तुम्हारा मैथ्स पार्ट हुआ स्टूडेंट्स, ये तुम्हारा मैथ्स पार्ट हुआ। नाउ सपोज अगर इफ आई गिव यू एन एग्जांपल स्टूडेंट्स, लेट मी गो फॉर एन एग्जांपल, f is equal to ma। स्टूडेंट्स व्हिच इज दिस इक्वेशन, कैन यू टेल मी? स्टूडेंट्स all of you all have learned this in class 9th। स्टूडेंट्स which equation is this? Students, f is equal to m into a, which equation is this? Force, and force is equal to mass into acceleration। कैसे याद रखोगे? Father is equal to ma, है ना स्टूडेंट्स? कैसे याद रखते हैं? Father is equal to ma, force is equal to mass into acceleration। Now ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, listen carefully स्टूडेंट्स, okay? Suppose if I tell you to plot a graph of acceleration and force, agreed? Mass and force, mass and acceleration। I want 3 graphs students, मुझे 3 ग्राफ चाहिए, graph 1, graph 2, graph 3। So now can you tell me students, which quantities will be dependent and which will be independent? Suppose if I go for A and F, तो AF में A और F के अंदर can you tell me which graph will be independent variable and which one will be dependent variable? क्या कोई बता सकता है तीनों के लिए? From here I come to know that independent quantities are always we consider on x-axis, dependent variables are always on y-axis। तो तुम्हें मुझे ये बताना है तुम किसको x पे लोगे, किसको y पे लोगे। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? What am I trying to ask you? हाँ स्टूडेंट्स, Students, is this clear to all the students inside the group? सारे students जितने भी हैं, क्या सबको समझ में आ रहा है? What am I trying to tell you? और कुछ भी थोड़ा सा भी discrepancy हो ना students, listen carefully, तुम्हारे हाथ में remote control है, अपने आप को अनम्यूट करो, बिंदास पूछो कि सर मुझे ये पता नहीं चला, मुझे ये पता नहीं चला, मुझे ये पता नहीं चला। आप क्या पूछ रहे हो? बिंदास पूछो, nothing to worry about it। तो वापस मैं बोल रहा हूँ students, we are trying to go for a concept related to graphs। जब हम ग्राफ्स के बारे में पढ़ते हैं तो हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हिसाब से जाते हैं। एक्स एक्सिस का दूसरा नाम है एब्सिसा, वाई एक्सिस का दूसरा नाम क्या है, कोई बता सकता है? फास्ट, ऑर्डिनेट। वेरी गुड, ऑर्डिनेट। वाई एक्सिस पे हमेशा कौन से वेरिएबल होते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसके ऊपर डिपेंड होता है, यानी वाई डिपेंड्स ऑन एक्स, वाई डिपेंड्स ऑन एक्स। लेकिन ये डिपेंडेंस डायरेक्ट वेरिएशन है, ये डिपेंडेंस इनवर्स वेरिएशन है ना? जितनी तुम पढ़ाई करोगे उतना तुम्हें ज्यादा सक्सेस मिलेगा, अगर कम पढ़ाई करोगे तो कम सक्सेस मिलेगा। ये टाइप का डायरेक्ट वेरिएशन है, एग्रीड? तो वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट, एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट। फिर उसको समझाने के लिए मैंने एक इक्वेशन दे दिया फिजिक्स में, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। नाउ अगर मैंने पूछा स्टूडेंट्स हाउ मेनी फिजिकल क्वांटिटीज हो भैया, तुम बोलोगे 3 फिजिकल क्वांटिटीज। कौन से 3 फिजिकल क्वांटिटीज स्टूडेंट्स? फोर्स, मास, एक्सेलरेशन। जब भी 3 फिजिकल क्वांटिटीज किए हैं और तुम्हें ग्राफ प्लॉट करना है तो सिर्फ ग्राफ तो 2 का ही होगा, 2 का ही ग्राफ प्लॉट कर सकते हो 3 में से। अगर सपोज मैं एक्सेलरेशन ऑफ फोर्स के बारे में बात करता हूँ फ्रेंड्स, इफ आई स्पीक अबाउट एक्सेलरेशन फोर्स, तो वहां पे मैं किसको कांस्टेंट रखूंगा? मैं मास को कांस्टेंट रखूंगा। जब भी मैं मास और फोर्स के बारे में बात करता हूँ ना तो मैं एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रखूंगा, ये ध्यान में रखना। और जब भी मैं मास और एक्सेलरेशन के बारे में बात करूंगा
फोर्स को कांस्टेंट रखूंगा. Now I've got these three. From these three students, from these three, I want you to tell me which is an independent variable, which is a dependent variable for the first. Sir, acceleration is a dependent variable. Independent variable, sorry. Acceleration is an? Independent variable. Okay, that will be along which axis, students? X-axis. X-axis. And force will be? Dependent? Yes, sir. Yani, ध्यान से सुनना. Okay, who's this? Who's answering? Dhruv, you are answering, isn't it? Okay. Yani, Yes, what are sir. you? ध्यान से सुनना, nothing to worry about it. You are trying to say force depends on acceleration. हाँ students, क्या ये possible है? Force depends on acceleration. यानी तुम acceleration change करोगे तो force change होगा, या force की वजह से body को acceleration मिलता है students? Let us go for a simple example. Hello students, ये तुम्हारा एक मैंने प्लेटफॉर्म दिया है, आंसर देखना स्टूडेंट्स. ये एक सरफेस दिया है, इसके ऊपर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है. एवरीबॉडी बी विद मी. ध्रुव, यू आल्सो लिसन केयरफुली. ओके, और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एक पुल्ली दिया है. एक सिंपल मैकेनिज्म है स्टूडेंट्स. व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम ट्राइंग टू टेक अ रोप एंड दिस रोप इज मेड टू पास थ्रू द पुल्ली. एंड यहाँ पे मैंने वेट्स डालना है. नाउ स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली. जब भी मैं फोर्स और एक्सेलरेशन के बारे में बात करूंगा तो मैं क्या करूंगा? मास को कांस्टेंट रखूंगा. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? सबसे पहले ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, Yes, sir. अभी मुझे ये बताओ, मैं एक्सेलरेशन चेंज करूंगा बिकॉज ध्रुव सेज इट दैट फोर्स डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन. तो मैं एक्सेलरेशन यहाँ पे कैसे चेंज करूं? अगर मैं एक्सेलरेशन को फिजिट करता हूं तो मुझे फोर्स चेंज होगा. क्या तुम एक्सेलरेशन को चेंज कर सकते हो? ये ब्लॉक को मुझे मूव करना है, ये ब्लॉक को मूव करना है, तो ड्यू टू एक्सेलरेशन विल यू गेट फोर्स, और ड्यू टू फोर्स, ड्यू टू फोर्स, ड्यू टू फोर्स, ड्यू टू फोर्स, the body will have acceleration, the body will have acceleration, the body will have acceleration. बताओ स्टूडेंट्स. हाँ स्टूडेंट्स, force depends on acceleration. Yeah, acceleration depends on force. acceleration depends on Acceleration force. depends on force. ध्रुव समझ में आ रहा? ध्रुव, ध्रुव समझ में आ Yes, sir. रहा? किसके ऊपर डिपेंड होता है? अगर मैंने तुम्हें पूछा और एंड आई एम हैप्पी ध्रुव दैट यू आर आंसरिंग. ये बहुत अच्छी बात है. भले गलत तो गलत, बिंदास आंसर दो स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, गलतियां किससे होती है मालूम है? पढ़ने वालों से होती है. जो पढ़ता है वो गलती करेगा, जो नहीं पढ़ेगा उसको कुछ नहीं, उसके लिए सब कुछ सही है. Everything is fine. I get it, students. So it's nothing wrong into it. लेकिन जो when you said the answer, थोड़ा सा तो सोचता तो एक्सेलरेशन को कैसे चेंज करें? हम फोर्स को चेंज करें. अगर मैं फोर्स बढ़ाता हूं तो बॉडी का मोशन एक्सेलरेट हो जाएगा. फाइनल वेलोसिटी विल बी ग्रेटर देन इनिशियल, है ना? तो नाउ इन दिस केस जब मैं एक्सेलरेशन और फोर्स बोल रहा हूं तो फोर्स डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन. नो, एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन फोर्स. सो एक्सेलरेशन विल बी ऑन y axis, force will be on x axis. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Agreed? स्टूडेंट्स, क्या क्लियर हुआ? मास रिमेनिंग कांस्टेंट. Yes, sir. Yes. sir. यहाँ पे तुम्हारा मास क्या हो जाएगा? कांस्टेंट. ये ऐसे ध्यान में रखना स्टूडेंट्स. अभी सेकंड के लिए, चलो सेकंड के लिए मुझे आंसर दो. मास और ये स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना. यही क्वेश्चन अगर मैं 12th के स्टूडेंट्स को पूछूं ना, 10 स्टूडेंट्स में से स्टूडेंट्स 10 स्टूडेंट्स में से एटलीस्ट मुझे 2 या 3 तो मिलेंगे जो सही आंसर नहीं देंगे इसका. फैक्ट है. That is why समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. समझ के करोगे तो इट्स फाइन. अब यहाँ पे देखो, मास एंड फोर्स. चलो, now can you tell me which is independent and which is dependent? Force is independent. Mass is dependent. Force is Independent. independent and mass is? Dependent. You mean to say mass depends on force? I think
No. Now in the second case, I'm keeping acceleration constant. Okay, listen carefully. Same diagram. You mean to say if I go on increasing force, mass will go on increasing? Students? Force depends on mass. Force depends on mass, of course. यानी अगर तुम देखोगे m और f के बीच में, students, m और f के बीच में in that case, what exactly? अगर सपोज इसके ऊपर मैंने और एक मास डाल दिया, स्टूडेंट्स, अगर मास बढ़ा तो do you have to increase more force to it to move? Yes, sir. ध्यान से देखो, अगर मैं मास और बढ़ाता हूं, do you need more force for it to move? Agreed, students? Yes, sir. That means who depends on to whom? Does mass depends on to force or force depends on to mass? Force depends on mass. Of course. So force becomes your dependent quantity, mass becomes your independent quantity. So mass will be on x-axis, force will be on y-axis. Students physics में ग्राफ के अंदर students यही गलती करते हैं. सबसे पहले कोई भी इक्वेशन दिया जाता है तो उसमें अगर मैं आइडेंटिफाई करूं क्या एक्स एक्सिस पे होगा क्या वाई एक्सिस, स्टूडेंट्स वही उनको पता नहीं चलता और फिर ग्राफ गलत आ जाता है. And then they think what exactly is happening. Lavdi told very clearly, she made it very clear कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहाँ पे होने चाहिए, डिपेंडेंट. कौन किसके ऊपर डिपेंड होता है? तो हमेशा y डिपेंड्स ऑन x. एक डायरेक्ट वेरिएशन है यही बस. अभी देखो तुम ध्यान से देखो इनके बीच में क्या वेरिएशन आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है स्टूडेंट्स. ये देखो फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में कौन सा वेरिएशन है. तो अगर मैं वेरिएशन की बात करूं तो ये इस पार्ट पे आ रहा है स्टूडेंट्स. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन. तो ये डायरेक्ट वेरिएशन में आ रहा है स्टूडेंट्स इन दोनों के बीच में. अगर मास और फोर्स के बीच में जाऊं तो स्टूडेंट्स force is directly proportional to mass. Agreed? यानी force depends on the mass we consider. ठीक है. और यहाँ पे students acceleration depends on force. Very sorry. यहाँ पे acceleration depends on force. ये देखो लेकिन डायरेक्ट वेरिएशन है, यानी ये एग्जाम्पल हुआ डायरेक्ट वेरिएशन है. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? पहला तो Yes, sir. यहाँ पे मास और फोर्स के टाइम पे हम कांस्टेंट किसको रखेंगे? एक्सेलरेशन को कांस्टेंट. Acceleration. Now can anybody tell me about the third one? Mass or acceleration? Acceleration depends on mass. Very good. Acceleration depends on mass. Very good, Sakshi. देखो, now acceleration depends on mass. So now can you tell me, did I go for direct or did I go for inverse? Acceleration depends on mass. So can I say acceleration is inversely proportional to mass? Acceleration depends on mass, y proportional. अगर तुमने मास बढ़ाया स्टूडेंट्स तो क्या बॉडी का एक्सेलरेशन बढ़ेगा या कम होगा? देखो ध्यान से देखना. अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम फोर्स कांस्टेंट रखते हैं स्टूडेंट्स. एवरीबॉडी ये डायग्राम को समझो. चलो मैंने 3f लिखा. अभी हम क्या करते हैं मालूम है? हम लोड बढ़ाते ही नहीं है स्टूडेंट्स, हम लोड बढ़ाते ही नहीं है, फोर्स यही रखूंगा. लेकिन स्टूडेंट्स जैसे जैसे मैं मास बढ़ाता हूँ, जैसे मैं मास बढ़ाता हूँ, क्या एक्सेलरेशन बढ़ेगा या एक्सेलरेशन कम होगा? तुम्हारा आंसर क्या होगा? एक्सेलरेशन विल गो ऑन डिक्रीजिंग. कीपिंग व्हाट कांस्टेंट? यहाँ पे फोर्स इज केप्ट कांस्टेंट. ये देखो ये इनवर्स वेरिएशन हुआ. जैसे जैसे मास बढ़ेगा एक्सेलरेशन कम होगा. अगर y बढ़ता है, सॉरी अगर x बढ़ता है तो y कम हो जाएगा. ये इनवर्स वेरिएशन. और देखो ना दोनों का प्रोडक्ट आता है, and the product of it will be equal to f and f remains constant. So students, whenever you try to go for graphical representation students, तो हमेशा y axis पे dependent variable होने चाहिए, x axis पे independent variable होने चाहिए.
उसको समझाने के लिए मैंने एक सिंपल इक्वेशन लिया जो 9th में सारे स्टूडेंट्स ने पढ़े, एंड माइंड यू स्टूडेंट्स, मेनी स्टूडेंट्स मस्ट हैव ड्रॉन दिस ग्राफ्स इन 9th आल्सो, maybe students of IGCSE or ICSE or somewhere or the other in CBSE, and good teachers, भले वो टेक्स्ट बुक में नहीं हो, लेकिन good teachers certainly पूछेंगे स्टूडेंट्स को कि स्टूडेंट्स, बच्चे लोग ड्रॉ द ग्राफ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ा भी होगा, लेकिन देखो कैसे तुम भूल गए हो, कोई भूल गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल्स वाई एक्सिस पे होंगे, इंडिपेंडेंट एक्स हो गए। अगर मैं फोर्स इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन देता हूँ, तो एक्सेलरेशन और फोर्स के बीच में फोर्स बिकम्स इंडिपेंडेंट, एक्सेलरेशन डिपेंडेंट, मास कांस्टेंट। मास और फोर्स के बीच में देखता हूँ तो फोर्स मेरा डिपेंडेंट होगा, मास मेरा इंडिपेंडेंट होगा। मास और एक्सेलरेशन के बीच में देखता हूँ, फोर्स कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन डिपेंडेंट हुआ, मास इंडिपेंडेंट। क्या ये क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. अभी देखो और एक एग्जांपल देखता हूँ, और एक एग्जांपल देखता हूँ। ये तो फिर भी तुम्हारा फिजिक्स के हिसाब से मैंने एग्जांपल दिया, चलो एक डे टू डे लाइफ का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? So that you'll understand still better. हम लास्ट वाले के बारे में बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, लास्ट वाले के लिए। फॉर एग्जांपल ये तुम्हारी कार है, ओके? और मैंने बोला कि ये कार की जो इंजन है स्टूडेंट्स, कार की इंजन ऐसी है कि वो एक कांस्टेंट फोर्स जनरेट कर रहा है। क्या कर रहा है? कांस्टेंट फोर्स जनरेट कर रहा है। स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है? कांस्टेंट फोर्स जनरेट कर रहा है। लेकिन पहले तो सिर्फ तुम अकेले बैठो, ओके? यानी तुम बैठे हो तो कार का एक्सेलरेशन करस्पॉन्डिंगली ए होगा, है ना? तुम बैठे हो, कार का करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन को होगा, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है। इंजन का जो फोर्स है, पीछे से जो फोर्स निकल रहा है उसकी वजह से कार आगे की तरफ जा रही है, वो कांस्टेंट है। क्या ये समझ में आया स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स? Yes, sir. ना तुम्हारे साथ में तुम्हारे डैड बैठ गए, हुआ क्या? सर मास बढ़ गया, मास बढ़ गया। Acceleration कम हो जाएगा। हाँ, अगर ये कार कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रही है तो मेरा एक्सेलरेशन सेकंड केस में क्या होगा? मेरा एक्सेलरेशन सेकंड केस में पहले से कम होगा कि नहीं होगा? सेकंड केस में कहने से पहले से कम हो जाएगा। पहले में ए था, अभी ए डैश हुआ। कुछ समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यानी जैसे जैसे मैं मास बढ़ाऊंगा मेरा एक्सेलरेशन कम होगा। अभी सपोज मामा बैठी है यहाँ पे, मामा भी बैठ गया यहाँ पे, तो m डैश, ये मामा का मास, तो क्या होगा? मेरा एक्सेलरेशन और कम हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? Are you getting it, Yes, students? sir. Yes, sir. This is how you have to understand. Keeping what constant? Force constant. तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से होने चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से होने चाहिए। Now, anybody who can plot the graph, जो बताओ। अभी जैसे तुम्हें पता चल गया एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, तो क्या तुम ग्राफ बना सकते हो? तो अभी देखो हम 3 ग्राफ बनाते हैं। ये पहला वाला ग्राफ, दूसरा वाला ग्राफ और ये तीसरा वाला ग्राफ। ये पहला वाला ग्राफ किसके बीच में है? डिपेंडेंट वेरिएबल्स विल बी ऑन वाई एक्सिस, तो ये एक्सेलरेशन यहाँ पे आएगा, फोर्स एक्स एक्सिस पे चला जाएगा। डिपेंडेंट वेरिएबल फोर्स, ये सेकंड ग्राफ के लिए ऑन वाई एक्सिस, मास ऑन एक्स एक्सिस। थर्ड ग्राफ के लिए क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे, इंडिपेंडेंट यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस, एब्सिसा, ऑर्डिनेट, एब्सिसा, ऑर्डिनेट, एब्सिसा, ऑर्डिनेट, और ये ओरिजिन। नाउ कैन यू प्लॉट ग्राफ फॉर ऑल एनी ऑफ दिस थ्री स्टूडेंट्स? क्या तुम कोई ग्राफ बता सकते हो कैसे ग्राफ आ सकता है? चलो स्टूडेंट्स बता सकते हो क्या ग्राफ आ सकते हैं? स्टूडेंट्स, ये है डायरेक्ट वेरिएशन, ये है डायरेक्ट वेरिएशन, ये इनवर्स वेरिएशन।
तो इसका ग्राफ कैसे होगा? ग्राफ का कैसे होना, उसका मतलब क्या मुझे सीधी लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी, क्या मुझे कर्व मिलेगा? स्ट्रेट लाइन वो भी इंक्लाइनिंग होगा, डिक्लाइनिंग होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, सब कुछ तुम बता सकते हो। तो समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स क्या पूछ रहा हूं मैं? स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग द क्वेश्चन क्लियर? Yes. स्टूडेंट्स, all the students who are into the group, क्वेश्चन क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? मुझे ग्राफ बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊं ग्राफ? हाँ स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग इट? यश, विशाल, गेटिंग इट? Yes, sir. ओके, सोहम, श्याम, समीर, सोहम, श्याम, समीर, आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes. ओके, साक्षी, व्हाट अबाउट यू साक्षी? रक्षंदा? Yes, sir. ओके फाइन। चलो, मुझे ग्राफ कोई बता सकता है कैसे ग्राफ तुम ड्रॉ करो? और बिंदास बताओ स्टूडेंट्स, गलत तो गलत, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाउ एग्जैक्टली द ग्राफ इज गोइंग टू बी इफ आई ट्राई टू प्लॉट अ ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस फोर्स, फोर्स वर्सेस मास, एक्सेलरेशन वर्सेस मास। Acceleration versus force would be inclining. वेरी गुड, इंक्लाइन। कैसे, हाउ डू यू कम टू कंक्लूजन? कैसे कंक्लूड करोगे? कैसे कंक्लूड करोगे? ओके, एक्सेलरेशन फोर्स, व्हाट आर यू कीपिंग कांस्टेंट? Mass. मास। स्टूडेंट्स, यू राइट ऑन मास कांस्टेंट। एग्रीड? ना ध्यान से सुना, इसको कैसे समझो स्टूडेंट्स? व्हाट शी सेड इज एब्सोल्युटली करेक्ट। स्टूडेंट्स, ये सोचो ना, तुम कार के अंदर हो, एवरीबॉडी, इसको प्लॉट करने के टाइम पे थोड़ा ये सोचो ना, डायरेक्ट वेरिएशन है। स्टूडेंट्स, तुम अकेले बैठो कार के अंदर, अगर तुमने अगर इंजन का फोर्स बढ़ता रहेगा, व्हाट हैपेंस? द बॉडी विल अंडरगो मोर एक्सेलरेशन। वही अगर मैंने टेबल का दिया था, तुम ज्यादा लोड डालोगे तो ब्लॉक ज्यादा फास्ट जाएगा, मोशन एक्सेलरेटेड होगा। यानी जैसे जैसे तुम्हारा फोर्स बढ़ेगा, जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा, एक्सेलरेशन भी बढ़ता रहेगा। ये हुआ डायरेक्ट वेरिएशन, ये हुआ ग्राफ। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके, सेकंड के लिए क्या होगा? मास एंड फोर्स। फोर्स इज डिपेंडेंट, mass is independent. What exactly the constant is? Acceleration is constant over here. What kind of a graph will be? Incline. Yes, anybody? Same line. Up. What is the answer? What are you saying? Labdi? So this one also would be inclined to me. Incline only. Students, तुम्हें गुस्सा नहीं आता लब्धि पे? हाँ स्टूडेंट्स, ये होती कौन है हमेशा आंसर देने वाली? हाँ, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स? हाँ, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स? ध्रुव, दिलशा, जय, हाँ, कशिश, नीलोफर, पानेरी, ओम। अगर मैं तुम्हारे क्लासरूम में होता तो मैं तो आई वुड हैव गिवन मोर आंसर्स देन हर। अभी देखो, उसमें सोचने की जरूरत नहीं स्टूडेंट्स, तुरंत क्लिक होता है। अगर देखो ना, मैंने क्या बोला, मास और फोर्स, एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रखना है। अभी ये सोचो कि तुम्हारी गाड़ी इज गोइंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एग्रीड? तो अगर सपोज पैसेंजर्स कार के अंदर बढ़ते रहेंगे, अरे स्टूडेंट्स, तुम्हारी कार की एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन नहीं बढ़ रही है, नहीं कम हो रही है, लेकिन अगर सपोज कार के अंदर के पैसेंजर्स बढ़ते रहेंगे, तो कार का इंजन को उतना ही फोर्स बढ़ाना पड़ेगा to keep acceleration constant. तो ये भी स्ट्रेट लाइन इंक्लाइनिंग ग्राफ है स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है? अभी इसका ग्राफ कैसे होगा? इसका ग्राफ क्या हो रहा है बताओ ना? लाब्दी यू आर गोइंग टू सिप, ओके? तुम्हारे मुंह पे आके मैं सेलोटेप ऐसे लगा रहा हूँ, अभी चुप बैठना अभी, ओके? लेट अस आल्सो आंसर। कम ऑन, रेस्ट ऑफ यू ऑल बिंदास आंसर करो। Dhruv and others, those who are responding it.
दिलशा, हर्ष, जय, पानेरी, राहुल, रिचा, समीर, श्याम, सोहम, विशाल, यश। और देखो लब्धि कितनी स्मार्ट है। स्टूडेंट्स लब्धि ने क्या किया मालूम है? It is लब्धि ने, also inclined. साक्षी सुनो, लब्धि ने क्या किया मालूम है? मैंने बोला लब्धि जिद, लेकिन लब्धि अपनी आदतों से बाज नहीं आती। क्या किया उसने मालूम है? डायरेक्ट मैसेज मुझे पोस्ट कर दिया। सर ने तो मेरे को जिप करने के लिए बोला ना, पोस्ट करने के लिए तो ना, हमने मना नहीं किया ना। देखो कितनी स्मार्ट है वो। एंड शी पोस्टेड द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स लब्धि ने करेक्ट आंसर पोस्ट किया। साक्षी तुमने जो आंसर दिया है, तुमने क्या बोला? ये भी स्ट्रेट लाइन होगा? हाँ, Sir, curve line. क्या बात है, क्या बात है। वेरी गुड कशिश, वेरी गुड कशिश। कर्व आएगा स्टूडेंट्स। साक्षी स्ट्रेट आ ही नहीं सकता है। देखो ना, मैंने क्या बोला? अगर मास बढ़ेगा, फोर्स कांस्टेंट है। अगर मास बढ़ेगा, सिंपल एग्जांपल, मैंने क्या बोला? तुम कार के अंदर हो और कार का फोर्स सेम है, इंजन का फोर्स सेम है। ध्यान से सुनो, मैंने क्या बताया था? पहले तुम बैठे हो, तो अगर तुम बैठे हो, अकेले बैठे हो, तो कार का एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा। फिर तुम्हारे पापा बैठे हैं, फोर्स नहीं बढ़ रहा है, फोर्स कांस्टेंट है। तो होगा क्या सर? अगर मास बढ़ गया तो एक्सेलरेशन और कम होगा। फिर मम्मा बैठी, एक्सेलरेशन और कम होगा। फिर तुम्हारा भाई बैठा, एक्सेलरेशन और कम हुआ। फिर अगर तुम्हारा कोई पेट है, डॉगी है, वो बैठा, तो एक्सेलरेशन और कम हुआ। देखो कैसे ग्राफ आ रहा है, कर्व आएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यानी स्टूडेंट्स जब भी इनवर्स वेरिएशन का ग्राफ होगा ना, एवरीबॉडी भी ये गांठ बांध लो, दिमाग के अंदर गांठ। इफ y is inversely proportional to x, y is inversely proportional to x, students, then the graph will be a curve. Then the graph will be a curve, and a curve which is almost parallel to y and x, almost parallel to y and x, is called a hyperbolic graph. Students, इसको क्या बोलेंगे? हाइपरबोला। क्या बोलोगे? हाइपरबोलिक ग्राफ। इट्स अ कर्व। देखो जैसे जैसे मास बढ़ेगा, एक्सेलरेशन कम होगा, फोर्स को तुम कांस्टेंट रखोगे। ये तीनों ग्राफ क्लियर हुए स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स, अब ये तीनों ग्राफ क्लियर है। साक्षी, इज इट क्लियर? साक्षी, द थर्ड ग्राफ इज क्लियर? Yes. ओके, एंड लव had given the correct answer. Good love. यानी स्टूडेंट्स ये ग्राफ को समझना है ज्यादा मुश्किल नहीं है। सिर्फ तुम्हें ये पता होना चाहिए कि डिपेंडेंट कौन सा है, इंडिपेंडेंट कौन सा है। डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन, अभी देखो एक पैटर्न निकल गई। डायरेक्ट वेरिएशन होगा ना स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। डायरेक्ट वेरिएशन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इनवर्स वेरिएशन, कर्व। आ गया ना, दिमाग में ठूस दिया। डायरेक्ट वेरिएशन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, इनवर्स वेरिएशन, कर्व। और ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है स्टूडेंट्स? ये देखो ये इक्वेशन किसको सेटिस्फाई कर रहा है? अभी ध्यान से देखना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इन क्लास 9th and 10th होंगे, they must have learned graph. Students, have you all come across the equation y is equal to mx plus c? क्या ये तुमने पढ़ा है स्टूडेंट्स? आइए बताओ, हाँ या ना? इफ यू आर a student of SSC or CBSE or IGCSE or ICSE, anybody, have you all learned this equation y is equal to mx plus c? बताओ, yes or no? Yes. Not one. I want all the answers from everybody. Everybody, please speak it out. ध्रुव, दिशा, जय, बोलो, क्या ये इक्वेशन पढ़ा है तुम लोगों ने? नहीं तो नहीं, ना तो ना, जबरदस्ती हाँ नहीं बोलने नहीं, का। किया है कि नहीं किया स्टूडेंट्स? नहीं सर। नहीं No, No, sir. नहीं सर। किया है, इक्वेशन नहीं किया, ग्राफ था ही नहीं तुम्हें। हाँ स्टूडेंट्स, ग्राफ नहीं था तुम्हें। Which school? Who said it no? Who said it no? Somebody said no. कौन है वो? Can you unmute yourself वापस? I'll speak to you all. I said no. Sakshi, you are from where? You are from ICC, CBSE, SSC. Which one it was? SSC. SSC में ग्राफ चैप्टर्स था कि नहीं था? I never Math में, heard this equation. मैथ्स में ग्राफ था कि नहीं था? हाँ था। मैथ्स था कि नहीं था? सच्ची बोलो, हाँ या ना? हाँ सर, हाँ, ग्राफ fine, था Sakshi. पर हाँ लेकिन
लेकिन now my question to you is, do you have your maths textbook in front of you 10th की? I have PDF. नहीं, मैथ्स की टेक्स्ट बुक मैथ्स की टेक्स्ट बुक 10th स्टैंडर्ड की. 10th standard की हाँ. Can you put on your video? Can you put on your video and just show me your this thing? Textbook का page. Only textbook का page. Video on करके हो सकता है possible? Possible हो सकता है? ग्राफ के अंदर हाँ, या तुम टर्न करके देख सकते हो पेजेस को. शायद सेकेंड या थर्ड पेज के ऊपर ये इक्वेशन दिया होगा y इज mx प्लस सी. ऐसा कोई ग्राफ ड्रॉ किया होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, और कहाँ पे डार्क लेटर में लिखा होगा y इज mx प्लस सी, तो y इज mx लिखा होगा. I don't have the SSC book, otherwise I would have shown it to you, my dear. हाँ, साक्षी है कि नहीं है? नहीं हुआ तो मना करो ना, it's fine, doesn't matter. अभी हम सीखेंगे, no problem. साक्षी, are you there? सर शेल्फ में मिल नहीं रही बुक तो कभी. क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? हाँ साक्षी, what are you saying? सर अभी वो बुक मिल नहीं रही. I don't know where I left it. Okay, fine. लेकिन ये देखना, and I'm 200% sure ये है. अगर ग्राफ चैप्टर है, अगर तुम्हें ग्राफ चैप्टर है तो 110% ये इक्वेशन. ओके स्टूडेंट्स, और ये क्या है तुम्हारा ग्राफ. अभी चलो 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 एवरीबॉडी, हाँ, जितने भी एसएससी के स्टूडेंट्स हैं, चलो मारो गोली. स्टूडेंट्स, मैं तुम्हें भी वापस क्वेश्चन पूछता हूँ. स्टूडेंट्स, अगर मैंने पूछा स्टूडेंट्स, प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, क्या ऐसे ग्राफ प्लॉट्स किए तुम लोगों ने? हाँ, तुम्हारे टीचर ने ऐसे बताया तुम लोगों को? Yes, sir. ये x का कोऑर्डिनेट लिखना है, फिर y का कोऑर्डिनेट लिखना है, फिर वैल्यूज डालनी है, 0 1 -1, और फिर इसके कोऑर्डिनेट्स लेना, फिर प्लॉट करना है. हाँ स्टूडेंट्स? हाँ सर. Yes, sir. ओके. अगर सपोज तुम लोग ने ये वाला, अगर सपोज तुम्हें ये इक्वेशन अगर तुम्हारी टीचर ने, आंसर देखना, ये इक्वेशन तुम्हारी टीचर ने, अगर सपोज तुम्हें एग्जाम में तो तुम्हें क्वेश्चन ऐसा दिया होता, तो तुम्हारे टीचर ने इसको इस फॉर्म में लेके आने के लिए बोला था कि नहीं बोला था पहले? अगर ये क्वेश्चन दिया है तो देखो y + 3 = 2x, तो y + 3 = 2x, so कैन आई से y = 2x - 3. हाँ, अगर कोई इक्वेशन ऐसे दिया है स्टूडेंट्स, तो तुम्हारे टीचर ने y को सब्जेक्ट बनाने के लिए बोला था कि नहीं बोला था? हाँ या ना? Yes. Is this clear? Yes, sir. Must have told you to get it. मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, ये है क्या? सी y mx सी. तुमने यही इक्वेशन पढ़ा और कहाँ पे भी टेक्स्ट बुक के अंदर ये इक्वेशन लिखा होगा. So students, ये जो भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होंगे ना, these are all in the form of y = mx + 2. Any equation which is given in the form of y = mx + c is an equation of a straight line where c is considered as a y-intercept. c is considered as what? y-intercept. ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स. यानी जब भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ होते हैं ना स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होते हैं, उनका सारे इक्वेशन इस फॉर्म में होंगे. अब देखो f = m है, पीछे कुछ लिखा नहीं है, यानी c की वैल्यू 0 आ गई. Is this clear students? क्या ये क्लियर हुआ सबको? हाँ सर. Okay, so please now when you, इसलिए बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर टाइम मिले तो वापस तुम्हारी 10th स्टैंडर्ड की फिजिक्स की बुक, 10th स्टैंडर्ड की तुम्हारी मैथ्स की बुक और केमिस्ट्री को एक दफे वापस ब्राउज करो स्टूडेंट्स, वापस उसको फिल्टर करो. आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली, दिस विल रियली हेल्प यू आउट. ओके, so students now please pay attention. Whenever you try to plot graph, students, you look into it. Your equation is y = mx + c, we consider. So when you plot graphs, you have y-axis dependent variable, x-axis independent variable.
Whenever you go for direct variation graph graph will be a straight line. Whenever you go for inverse variation, students, the graph will be a curve. When you speak about the graph, look at the constant also. Any graph which is given in the form of y is below mx plus c is an equation of a straight line. Now let me go for one important thing which you have done. All of you have done. Students, have you all done current electricity in class 10? Yes, sir. Yes, Now, sir. now my question is more precisely to all the SSC students. नहीं तो SSC students बाद में बोलेंगे नहीं किया है end में. SSC students, have you all done current electricity? Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. Okay. Have you done Ohm's law, students? Yes, sir. लॉ है ना? Yes. ओम्स लॉ दिया कि नहीं? मुझे बताओ ओम्स लॉ के अंदर तुम्हारी बुक के अंदर ग्राफ दिया है कि नहीं दिया है ना? है ना? ग्राफ दिया है कि नहीं दिया है? हाँ सर दिया। हाँ, और वहां पे ग्राफ किसका दिया है? पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट का दिया होगा या करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस, और फॉर्मूला क्या है? वी आर इंडियंस, ऐसे तुम याद रख सकते हो। मुझे बताओ ये इक्वेशन कहने से इससे सेटिस्फाई हो रहा है? ये देखो ना, y एक्सिस पे आ गया, करंट x एक्सिस पे आ गया, r तुम्हारा स्लोप हो जाएगा, और पीछे c नहीं दिखा, उसका मतलब पीछे 0 है, यानी तुम्हारा ग्राफ होगा क्या? स्ट्रेट लाइन ही होगा ना? देखा ग्राफ देखा था तुम लोगों ने? स्ट्रेट लाइन था कि नहीं था वहां पे? Yes, sir. पासिंग थ्रू ओरिजिन। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? दिस इज हाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड ग्राफ। यानी कभी भी डायरेक्ट, अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट इक्वेशन में तुम लोगों ने ओम्स लॉ क्या पढ़ा है स्टूडेंट्स? ओम्स लॉ क्या पढ़ा है? पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। देखा ना, v इज प्रोपोर्शनल टू i, v इज प्रोपोर्शनल टू i, तो देखो ना y प्रोपोर्शनल टू x। डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन होगा तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। क्या ये क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Yes, sir. ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स। सो नाउ कभी भी अगर कभी भी किसी ने भी पूछा स्टूडेंट्स हाउ टू प्लॉट ग्राफ इन फिजिक्स, तो टू थिंग्स कीप इन माइंड। First, on y-axis will be dependent variables, on x-axis will be independent. Second part you have to keep in mind is if there is a direct variation, the graph will be a straight line graph. If there is an inverse variation, the graph will be a curve, and that curve graph is called, what is the name I told you all? Hyperbole. Hyperbole. अरे क्या बोला साक्षी? साक्षी ने क्या बोला? हाइपरबोला। Agreed? Now can I erase this students? क्या मैं इसको erase कर सकता हूँ students now? हाँ students, is this Yes, clear to sir. all? Yes, sir. Okay. Vedant, are you understanding Vedant? Vedant, Tejas, are you getting it? हाँ Vedant and Tejas, समझ में आ रहा है Vedant, Tejas? Vedant, are you there? Tejas, are you there? Reply me. Well, this is a problem, students. They are not replying at all. Okay, Tejas has put forward a message. Doesn't matter. हो सके उतना unmute करके बोलो ना. Okay, doesn't matter. Okay, students. Can I erase this, students? Erase Yes, करो. sir. Yes, sir. लेकिन ये सब ध्यान में रखना बाद में प्लीज, भूलना नहीं। Okay, students, let me ask you students. In your class 10th standard or 9th standard students, did you do chapter heat and temperature? Students? In physics? Yes, sir. हाँ. Yes. किया है? heat. Yes, sir. हाँ sir. These are all which students? SSC के students बोल रहे हैं? हाँ विशाल? हाँ sir. Okay, तो वहाँ पे have you done the two temperature scale, degree Celsius और Fahrenheit scale?
यस सर हाँ अच्छा चलो, Yes. अभी मुझे बताओ स्टूडेंट्स, अगर सपोज मैंने तुम्हें पूछा, स्टूडेंट ध्यान से सुनना, प्लॉट अ ग्राफ, ओके, बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल, जहां पे मैं ये दे देता हूँ कि डिग्री सेल्सियस का तुम्हें आई वांटेड टू कंसीडर इज ऑन एक्स एक्सिस, इज दैट क्लियर? Okay, so I'll consider degree Celsius is on x-axis and degree Fahrenheit on y-axis. डिग्री सेल्सियस तुम x-axis पे ले लो, डिग्री फ़ारेनहाइट को y-axis पे ले लो। तो मुझे बताओ इसका ग्राफ कैसे है? पता चला स्टूडेंट्स क्या पूछा मैंने? Is the question clear to all of you? Sir, repeat again. Plot a graph of temperature scale, 1 degree Celsius and other one is degree Fahrenheit. Agreed? Agreed? Yes sir. Okay. Now suppose if in case if I happen to consider I want to take degree Celsius on x-axis and degree Fahrenheit on y-axis. तो ये ग्राफ कैसे होगा? इंक्लाइन ग्राफ ही होगा वो, क्योंकि सेल्सियस बढ़ेगा तो फारेनहाइट भी तो बढ़ेगा। So how do you judge it still better? Can you tell me how do you will the graph will touch the origin? Will the graph will cut x-axis, inclined to have, but will it? Now, अभी देखो ना, now see who said this that the graph will be inclined? Sakshi said it. Okay, ध्यान से सुनना। तो मैं अभी देखो साक्षी, मैं तुम्हें पॉसिबिलिटीज देता हूँ। क्या ग्राफ ऐसे जाएगा? ये पहला वाला ग्राफ, ये सेकंड वाला क्या ग्राफ ऐसे जाएगा? क्या ग्राफ थर्ड ऐसे जाएगा? क्या ग्राफ फोर्थ ऐसे जाएगा? देखो ना कितने सारे इंक्लाइन है। हेलो, कितने सारे इंक्लाइन है? क्या फिफ्थ ग्राफ ऐसे जाएगा? क्या सिक्स्थ ग्राफ ऐसे जाएगा? क्या सेवंथ ग्राफ ऐसे जाएगा? कौन से ग्राफ पे? फर्स्ट वाला फर्स्ट ग्राफ बोल रहे हैं। ओके, यानी वो तुम्हें पता होना चाहिए हाउ टू गो अबाउट। लेकिन पता चला इंक्लाइन का मतलब क्या होगा? इंक्लाइन तो कैसे भी हो सकता है। हेलो, इंक्लाइन ओरिजिन से भी पास हो सकता है। ये ग्राफ इंक्लाइन जा रहा है, जो एक्स को भी कट कर रहा है, वाई को भी कट कर रहा है। ये जो थर्ड ग्राफ जा रहा है वो वाई को भी कट कर रहा है, एक्स को भी कट कर रहा है। ये फर्स्ट ग्राफ सिर्फ वाई को कट कर रहा है, पीछे जा ही नहीं रहा है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? सो मेनी इंक्लाइंस आर देयर। तो तुम एग्जैक्टली कैसे निकालोगे? समझ में आया क्वेश्चन स्टूडेंट्स? Yes. Degree Celsius, Fahrenheit on y-axis. Now can you give me an answer properly? चलो सोच के आंसर दो। Sir, it will not start from origin. Okay, but how will be the graph then? Sir, I can say by the scale that 0 degree Celsius is equal to 32 Fahrenheit. So on y-axis, where is 32 Fahrenheit, the graph will start from there. Okay. Now the answer is in the students. How can one get the answer? ये मालूम है? मुझे बताओ स्टूडेंट्स, ग्राफ को लाने के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया था? ओम्स लॉ का ग्राफ तुमने बनाया, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ग्राफ बनाया। तो ये सब ग्राफ बनाने के टाइम पे हमने क्या यूज किया? क्या यूज किया स्टूडेंट्स? कैसे हम लोग ने ग्राफ किया? किसी ने वो नहीं सोचा सर हमने इक्वेशन यूज किया था। तो वैसे इन दोनों के बीच में इक्वेशन निकालो ना। डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। जिन स्टूडेंट्स को ये इक्वेशन याद रहेगा वो ग्राफ बना सकेगा, बाकी नहीं बना सकेगा। स्टूडेंट्स ये फैक्ट है। यानी ग्राफ बनाने से पहले तुम्हें इक्वेशन आना जरूरी है।
आ गया ना तुम्हारा फिजिक्स का कंसेप्ट। ग्राफ बनाना तुम्हारा मैथ्स का कंसेप्ट आ गया। अभी देखो मैं ग्राफ बनाता हूँ स्टूडेंट, ध्यान से देखो अभी नाम, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस हुआ और वाई एक्सिस ये है, ये ओरिजिन हुआ। आपने बोला डिग्री सेल्सियस एक्स एक्सिस, सॉरी डिग्री सेल्सियस एक्स एक्सिस पे ले लो, डिग्री फारेनहाइट वाई एक्सिस पे ले लो। अभी ध्यान से सुना, लेट अस गो फॉर फर्स्ट वैल्यू ऑफ डिग्री सेल्सियस इज 0। मैं फर्स्ट वैल्यू 0 लेता हूँ स्टूडेंट्स, तो 0/5 इज इक्वल टू f माइनस 32/9। ये इक्वेशन होगा मेरा, c को मैंने यानी मेरा ये पॉइंट 0 आ गया। नाउ सी 0.5 इज 0, 0 into 9 क्या हो जाएगा, व्हाट इज 0 into 9? 0, so f is equal to 32, and that's what Sakshi you only said it. For 0 degrees Celsius it will be 32 degrees Fahrenheit. No, sir, I have said it. अच्छा, so 0 डिग्री सेल्सियस के लिए देखो फ़ारेनहाइट का स्केल कितना होगा 32, यानी शायद तुम्हारा 32 यहाँ पे आएगा। समझ में आ रहा है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस का तुम्हारा पॉइंट ये होगा। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, हाउ टू लोकेट द पॉइंट? देखो ना तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, y। स्टूडेंट्स x, y, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस का कितना है 0, I get it in terms of it. What exactly degree Fahrenheit will consider will be 32, 0, 32. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. है ना? सर हाँ बोलो। सर वो इक्वेशन से आप रिपीट करो ना। डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 फॉर्मूला क्या है? डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 द होल अपॉन 9। गॉट इट? हाँ सर, हाँ हाँ हाँ। ये इक्वेशन लेते हुए हम लोग ने सॉल्व किया है। अभी देखो, अभी दूसरी पॉसिबिलिटी स्टूडेंट्स, सेकंड पॉसिबिलिटी। Now suppose can I say if I take the second equation where degree Celsius I'm taking it 100, चलो मैं इसको 100 लेता हूँ, what is my equation? 100 upon 5 is equal to f minus 32/9. So what is 100 upon 5? 20. 20 into 9 is how much? 180 is equal to f minus 32. What's the value of f? 180 plus 32 students. Can I say this will be 212? That means if I take my degree Celsius as 100 degree Celsius students, the corresponding value on Fahrenheit scale कितनी होगी? Corresponding value on Fahrenheit कितनी होगी? 212. तो can I say ये मेरा पहला पॉइंट था, अभी ये मेरा दूसरा पॉइंट आया। कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे स्टूडेंट्स? What are the coordinates? Students, what are the coordinates? X, y. X कितना है? 100. Y कितना है? 212. So I've plotted the second point. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स हाउ टू प्लॉट द ग्राफ? यस सर। ये देखो ना, ये मैंने क्या किया है स्टूडेंट्स, तुम्हारा 10th का ही कंसेप्ट बता दिया। अभी मैंने तुम्हें इक्वेशन बताया था y is equal to 2x minus 3 लेना है, तो तुम्हारे टीचर ने तुम्हें क्या सिखाया था? टेक द वैल्यू ऑफ x, बच्चा लोग टेक द वैल्यू ऑफ y, बच्चा लोग फाइंड द वैल्यू ऑफ y, बच्चा लोग प्लॉट द ग्राफ, बच्चा लोग ही बोलते रहे वो। लेकिन बच्चा लोग को यहाँ पे समझना जरूरी है कि ये यहाँ पे कैसे अप्लाई होता है। ये तुमने पढ़ा, लेकिन अप्लाई कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग। तो देखो हमें दो वैल्यूज मिल गई, अभी देखो और एक वैल्यू निकालते, चलो और एक वैल्यू निकालते। अभी ये सोचो सपोज मैंने डिग्री फ़ारेनहाइट को 0 ले लिया, चलो ना फ्रेंड्स, एफ को मैं 0 ले लेता हूँ। अगर मैंने एफ को 0 ले लिया तो मेरा आंसर क्या होगा? डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू 0 माइनस 32/9। तो देखो ये देखो मल्टीप्लाई करो, कहने से my answer will be negative. 5 2s are 10, 5 3 are 15, 5 3 are 160/9, 9 1s are 9, 6 होगा, 9 5s are 4, 9 6 are 54, around something, यानी कहने से my answer will be negative में आएगा, मेरा आंसर नेगेटिव में आएगा, और ये तुम्हारा आंसर कितना है? 0। देखो मेरा थर्ड पॉइंट कहाँ पे? यहाँ पे होगा। Students, now if I join them, am I getting a straight line graph? Am I getting a straight line graph? Now look at this. Is my graph cutting the origin? No, my graph is cutting positive y-axis and my graph is cutting negative x-axis.
क्या ये क्लियर हुआ हाउ टू प्लॉट द ग्राफ? Yes, sir. एग्रीड? अभी देखो ध्यान से देखना, अगर तुम इसको इक्वेशन बना सकते हो तो कैन आई पुट एफ को एक साइड लिखूंगा, ध्यान से देखना, एवरीबॉडी बी विद मी। अभी देखो डिग्री फ़ारेनहाइट को मैं y एक्सिस, ये मेरे डिपेंडेंट मैंने रखा है, इसको मैं एक तरफ रखता हूँ स्टूडेंट्स। तो देखो डिग्री फ़ारेनहाइट -32 इक्वल टू, कैन आई से 9 डिग्री सेल्सियस बाय 5 होगा। देखो सिर्फ मैं क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, मैं इक्वेशन बना रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो वापस इसको कैसे लिखूंगा अभी मैं? Therefore, इसी इक्वेशन को स्टूडेंट्स, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9 डिग्री सेल्सियस अपॉन 5, कहने से ये +32 यहाँ पे आ जाएगा। हाँ स्टूडेंट्स, यही इक्वेशन को देखो मैंने ऐसे लिखा है। नाउ अ स्टूडेंट हु स्मार्ट एंड वाइज विल से, अरे सर ये तो आपने डाल दिया हमारा 10th स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम फॉर्मूला, y इज इक्वल टू mx प्लस c, y एक्सिस पे क्या होगा? हाँ सर डिग्री फ़ारेनहाइट आया, x एक्सिस पे क्या होगा? डिग्री सेल्सियस, हाँ सर आया। c क्या है? +32, क्या c की वैल्यू +32 आई? हाँ सर। कुछ समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट योर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, और ये तुम लोगों ने 10th में पढ़ा है, लेकिन फिर भी बोल रहे हो कि हमको नहीं पता। स्टूडेंट समझ में आया स्टूडेंट सबको? हाँ स्टूडेंट्स, ग्राफ को कैसे समझना है? Yes, sir. Yes, sir. All the students, not 1, 2 or 3 students, मैं 1, 2 या 3 को नहीं पूछ रहा हूँ, speaking to all the students. Okay. Jay, is it clear with you? Jay, is it clear with you? Yes, sir. Harsh, what about you? Yes, Harsh, sir. Shyam, is Yes, it sir. clear? Yes. Yes, yes. Rakshanda, is it clear with you? Yes, sir. Richa, are you there, Richa? See, I don't know about it, whether Richa is listening, not listening, there in front of the camera, or is she there on the study table, or she's having a breakfast, है ना? Okay. क्या मैं इसको erase कर दूं स्टूडेंट्स? अभी इसको erase कर दूं स्टूडेंट्स? Yes, sir. और ये सब चीजें ध्यान रखना स्टूडेंट्स, मैं तो erase कर दूंगा, लेकिन अगर जिसने नहीं लिखा होगा उनकी सबकी हालत खराब होगी। अगर तुम अपने नोट्स मेंटेन नहीं कर रहे हो, सिर्फ तुम देख रहे हो, आराम से बैठो ऐसा हाथ पीछे रख के, टेबल पे 2 पाँव रख के लेक्चर अटेंड कर रहे हो, सामने बुक नहीं खुली हुई है, कुछ नहीं लिख रहे हो, टेक इट फ्रॉम मी, बहुत भारी गिरने वाला है तुम्हें आगे जाके। ये बहुत ध्यान में रखना स्टूडेंट, दिस इज माय सेकंड लेक्चर विद यू ऑल, लेकिन आगे जाके स्टूडेंट्स डू नॉट क्रिएट प्रॉब्लम फॉर योरसेल्फ। सो मैंने बहुत ही एकदम सिंपल तरीके से लोअर लेवल 10th स्टैंडर्ड से मैंने एग्जांपल बता के ट्राइंग टू पुट फॉरवर्ड। मैंने कोई भी एग्जांपल बाहर का नहीं लिया, हायर लेवल का एग्जांपल नहीं लिया। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, v इज इक्वल टू r इनटू i, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला कहाँ से उठाया? तुम्हारे स्कूल लेवल से ही उठाया। और दूसरे स्टूडेंट्स जिसको जो दूसरे बुक्स है जिसमें मैथ्स में है, साक्षी, वापस तुम अपना ग्राफ का बुक किसी भी हाल में लेक्चर्स के बाद में ढूंढना, उसको ब्राउज करना और गो थ्रू करना। एग्रीड? Yes, sir. Just check it whether this equation exists or not. Okay, and let me know in the next class. Okay? मैं तो यहाँ देखो, मैंने तो यहाँ से इरेज कर दिया, ये देखो ये मैंने यहाँ से इरेज कर दिया। तो अगर तुम नहीं लिखोगे या नहीं समझोगे तो यहाँ से भी इरेज हो गया। इसके लिए तुम वापस रिकॉर्डेड लेक्चर देखोगे तो वो गलत हो जाएगा, यानी तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। समझ में आया है तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स वापस, व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन दैट?
प्लीज रिकॉर्डेड लेक्चर्स का बेनिफिट अच्छी तरह से लेना, ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स। कभी रिकॉर्डेड देखना है, कभी नहीं देखना है, तुम्हारे ऊपर है। Okay, students. Now let us go for your calculus part of it, students. Okay. अभी हम जाते हैं डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन में। स्टूडेंट्स अगर कोई बोलता है कैलकुलस, तो कैलकुलस में क्या है? लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स। कैलकुलस के अंदर दो टाइप होता है, एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस, और दूसरा होता है तुम्हारा इंटीग्रल कैलकुलस। ये दोनों के बीच में ये डिफरेंस है, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। स्टूडेंट्स दोनों के बीच में फर्क क्या है स्टूडेंट्स? डिफरेंशियल कैलकुलस का मतलब क्या है? तोड़ना, और इसका मतलब जोड़ना। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? इन सिंपल टर्म्स, इसको तोड़ना और इसको जोड़ना। व्हाट डज दैट मींस? That means suppose answer सुनना, you are starting from point A. Listen carefully students. तुम्हारा motion, you are starting from point A students and you are reaching to point B. Are you getting it? Then if in case, if I happen to consider that every time you try to reach at a particular point, students answer sunna, every time you try to reach at a particular point, what exactly the point I'll consider that to be? ये ध्यान से देखना, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी है। ध्यान से सुनना, ये सोचो कि तुम यहाँ पे हो एवरीबॉडी, और यहाँ पे तुम्हारा फ्रेंड है एवरीबॉडी। लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स। और अपने आप को तो पॉइंट मास पकड़ लो, एक छोटा सा मास पकड़ लो। एग्रीड? ए को ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, ए को हैव टू रीच, ए हैज टू रीच एट पॉइंट बी। तुम्हें पहुंचना है पॉइंट बी की तरफ। एवरीबॉडी लिसन केयरफुली। बी स्टेशनरी है, रेस्ट पे है, तुम मोशन में आओगे। ऑफ कोर्स तुम्हें पहुंचना है ना, तो तुम मोशन में आओगे, बी तो रेस्ट पे है ना। लेकिन तुम क्या करते हो मालूम है? तुम जंप करते जाते हो। अभी देखो ध्यान से सुनना, ए जंप्स, एवरीबॉडी लिसन केयरफुली, ए जंप्स half the distance. A jumps half the distance remaining between. A jumps half the distance remaining between them every second. I repeat, A jumps half the distance remaining between them every second. मेरा क्वेश्चन तुम्हें ये है स्टूडेंट्स, how soon A reach its goal? What is the goal of A? A का गोल क्या है? B की तरफ पहुंचना है। B क्या है? रेस्ट पे है। A क्या है? मोशन में है। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा इंटीग्रल कैलकुलस होगा, इसको तोड़ना और इसको जोड़ना। इसी को एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने क्या किया? A मोशन में आ गया है, A हैज टू रीच एट पॉइंट B। दोनों क्या है? पॉइंट मास है, दोनों पॉइंट मास है। लेकिन कंडीशन क्या दिया मैंने? रीच होने का कंडीशन क्या दिया? A हमेशा जंप मारेगा। A jumps half the distance remaining between them every second. हर एक सेकेंड में A जंप मारेगा half the distance remaining between them. उसका मतलब क्या हुआ? अगर A पॉइंट यहाँ पे है, B पॉइंट यहाँ पे है, तो इसका half the distance. So A jumps half the distance remaining between them.
यानी पहले ए कहाँ पे पहुंचेगा, पॉइंट बी पे पहुंचेगा। एवरीबॉडी ध्यान से सुनना, यहाँ पे पहुंचा है ना, इन एवरी सेकेंड। फिर क्या करेगा, अभी इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ये हाफ डिस्टेंस हुआ, फिर वापस यहाँ से यहाँ पे डिस्टेंस भी होगा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एक एक पैटर्न क्रिएट हो रही है। तुम यहाँ पे P1 पे पहुंचो, फिर वापस यहाँ से जंप कर रहे हो, लेकिन क्या आधा डिस्टेंस, ये आधा डिस्टेंस हुआ, फिर उसका आधा डिस्टेंस, उसका आधा डिस्टेंस, एवरी सेकेंड। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या तुम अपने फ्रेंड की तरफ पहुंच सकोगे? हाँ स्टूडेंट्स, क्या तुम अपने फ्रेंड को पहुंच सकोगे जो बी रेस्ट पे है और पॉइंट मास है? हाँ स्टूडेंट्स, मुझे बताओ, यस और नो, विल यू बी एबल टू रीच? हाँ, रीच कर सकोगे yes. एवरी सेकेंड? अरे हाँ, नहीं 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 नहीं, सोचो ना, वापस इसका हाफ, वापस उसका हाफ, वापस उसका हाफ, वापस उसका हाफ। यानी ये देखो, जैसे तुम P1 स्टूडेंट्स P1 और B पे आ गए, तो इन दोनों का, ये इन दोनों का डिस्टेंस मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा, तो इतना बड़ा डिस्टेंस है। वापस उसका हाफ, वापस उसका हाफ, वापस उसका हाफ, उसका हाफ 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 लेते जा रहे हो ना तुम, तो क्या ए बी तक पहुंच सकेगा? नो हाँ, नो सर, नो। नहीं, नहीं पहुंच सकेगा। ऊपर से मैंने क्या बोला है, ऊपर से मैंने क्या बोला, बी पॉइंट मास है। हेलो, बी पॉइंट मास है, इतना सा, एक कंकर जितना। तुम भी एक पॉइंट मास हो, तुम जाना चाहते हो, लेकिन यू आर नॉट ट्राइंग टू, यू नॉट एबल टू रीच। यानी व्हाट हैपेंस, यू आर टेंडिंग स्टूडेंट्स, यू आर टेंडिंग टू रीच, यानी ए टेंड्स टू रीच बी। क्या होगा, ए टेंड्स टू रीच बी, ये तुम्हारा एक आ जाएगा कंसेप्ट। यानी तुम पहुंचना चाहते हो, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ए टेंड्स टू रीच बी। दूसरा क्या है, दूसरा कंसेप्ट क्या हो जाएगा, ए का लिमिट क्या होगा, एज लिमिट, एज लिमिट इज बी। यानी जब भी तुम डिफरेंशिएट करते हो स्टूडेंट, तो तुमने क्या किया है, तुम्हें यही जर्नी जो ए से बी पे जाना है, तुमने क्या किया, उस जर्नी को तुमने तोड़ना शुरू कर दिया। कैसे तोड़ना शुरू कर दिया, पहले आधा डिस्टेंस लिया, फिर उसका आधा डिस्टेंस लिया, फिर उसका आधा डिस्टेंस लिया। तो स्टूडेंट्स वो डिस्टेंस बढ़ रहा है या कम होते जा रहा है, वो सोचो ना। ये देखो, ये डिस्टेंस है, फिर उसका आधा डिस्टेंस लिया, फिर उसका आधा डिस्टेंस लिया, फिर उसका आधा डिस्टेंस लिया। तो क्या तुम कभी कभी तुम तुम्हारे दूसरे फ्रेंड के पास में पहुंच सकोगे? यू विल नॉट बी एबल टू रीच। यू आर टेंडिंग टू रीच, यू आर टेंडिंग टू रीच, बट यू मे नॉट बी एबल टू रीच एट दैट पॉइंट। यानी तुम्हारा पोजीशन और तुम्हारे फ्रेंड के बीच में पोजीशन बहुत ही छोटा रह जाएगा। फिर भी उसमें गैप तो बचेगा ना। हेलो, जिसने जिसने हाँ बोला, जिसने हाँ बोला कि पहुंच सकेगा, वो सोचो, सोचो। तुम अभी, तुम यहाँ पे हो, तुम्हारा फ्रेंड देखो, ये एक पेन है, तुम ए हो और तुम बी हो, और तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारे नजदीक है। मुझे बताओ, अभी वापस क्या करना है तुम्हें, हाफ द डिस्टेंस जब मारना है ना, इसका हाफ मारना है ना, पूरा तो नहीं मारना है ना। तो तुम वापस हाफ मारोगे, वो भी एक सेकेंड में, फिर जो डिस्टेंस होगा उसका वापस हाफ मार रहे हो। तो समझ में आ रहा है, तो क्या तुम पहुंच सकोगे? नहीं। तो हम बोलेंगे ए इज टेंडिंग टू रीच बी, और ए का लिमिट है बी। यानी डिफरेंशिएशन में स्टूडेंट्स हमेशा तुम्हें लिमिट्स दिए जाएंगे। एक होगा तुम्हारा, ये जो है तुम्हारा लोअर लिमिट हो जाएगा, कहां से शुरू करना है, और ये तुम्हारा हो जाएगा अपर लिमिट। इज दिस क्लियर विथ योर डेरिवेटिव्स पार्ट ऑफ इट? यस सर। इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन में क्या होगा, सबको सम कर दो। अभी ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, सपोज अगर वही जर्नी तुम ए टू बी जा रहे हो, तो तुम क्या करो मालूम है, एवरीबॉडी लिसन केयरफुली, तुम ये जर्नी को ही, तुम ये जर्नी को ही एकदम छोटा सा स्प्लिट अप कर दो ना, ये और ये पॉइंट। स्टूडेंट्स, तुम एक एक छोटा सा टाइम निकाल दो, एवरीबॉडी लिसन केयरफुली, ये टाइम को तुम रिकॉर्ड कर दो, ये टाइम तुम्हारा क्या होगा, 0.001 सेकंड। चलो 0.001 सेकंड में तुम यहाँ पे पहुंचे। फिर तुम क्या करो, इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन में जोड़ना होता है, तोड़ना नहीं होता है। यहाँ पे तुमने तोड़ तोड़ के आधा 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 करते हुए तुम करो। अब इसको क्या करोगे, अगर ऐसे छोटे टाइम, ऐसे छोटे टाइम को तुम ऐड करते गए, ऐड करते गए, ऐड करते गए, ऐड करते गए, तो आफ्टर सम टाइम कैन आई से ए विल टेंड टू रीच बी।
तो वो हुआ इंटीग्रल कैलकुलस और पहला हुआ डिफरेंशियल कैलकुलस। क्या ये क्लियर हुआ टू ऑल द स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके, तो ये पार्ट तुम्हें ध्यान में रखना स्टूडेंट्स। डिफरेंशियल कैलकुलस का मतलब क्या है, इंटीग्रल। ये तो सिर्फ मैंने थियोरेटिकली बता दी। नेक्स्ट लेक्चर में हमें जब आगे जाएंगे तो इसका मैं फॉर्मूलाज दूंगा। Is that clear how to go about that? Okay, students, today's sessions we are going to keep it at 10 o'clock itself only. Okay, that's because today I had some work in that case and thoda sa doctors ka blood test tha subah ke time pe, that's why I shifted your lectures at 8:30. Okay, I mean next lecture में तुम्हारा जो भी regular schedule होगा we'll take it at that time. लेकिन जो कुछ भी सीखा है students उसको revise करना। Agree students? Yes, sir. Yes, sir. So we wind up the lecture students. Next lecture में हम continue करेंगे। Okay students?